ये मूवी बहुत ही क्यूट लव स्टोरी है जहाँ हीरोइन बार बार हीरो से दूर जाना चाहती है मगर हमारा हीरो प्यार में पागल है और हीरोइन के बार बार रिजेक्ट करने के बाद ही बेसर बन चुका है। बस किसी भी तरीके से अपने प्यार को वापस पाने का जुनून है। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारे बहुत ही हैंडसम हीरो ज्ञान जी को देखते हैं। तो ज्ञान जी एक मशीन से घर का सारा सामान काट रहा होता है। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन आती है जो कि ज्ञान जी की गर्लफ्रेंड है और इसका नाम है सुयांशी। और सुयांशी ज्ञान जी से कहती है तुम पागल हो गए हो, ये सब क्या कर रहे हो। और ज्ञान जी कहता है तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें ब्रेकअप करना है, इसीलिए मैं हर सामान को आधा आधा कर रहा हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे के कर्जदार ना रहें। और सुयांशी कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती थी, इसीलिए तुमने सब कुछ कर दिया, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। और ज्ञान जी कहता है हाँ बिल्कुल, अब आधा सामान लो और निकलो यहाँ से। और ये कहती है मुझे सामान नहीं चाहिए तो अपने पास रखो, तुम इस्तेमाल कर लेना। और ज्ञान जी कहता है परेशान क्यों होती हो, इस सामान को पैक करने में और ले आने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और ये कहती है तुम जैसा कंजूस और मतलबी आदमी मेरी हेल्प क्या करेगा। और ज्ञान जी कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो पिछले महीने पानी और बिजली का बिल मैंने भरा था, आधे पैसे निकालो। और सुयांशी कहती है अगर ऐसी बात है तो कमरे का रेंट मैंने भरा था, तुम आधे पैसे निकालो। और चिढ़कर ज्ञान जी कहता है तुमने जो शूज पहन रखे हैं उसके पैसे मैंने दिए थे, इसमें से एक शूज मुझे चाहिए। और सुयांशी कहती है एक तुम दोनों रखो, और तुमने जो बेल्ट लगा के रखा है उसके पैसे मैंने दिए थे, बेल्ट वापस करो। और ज्ञान जी बेल्ट निकाल के दे देता है और उसकी पैंट ढीली हो जाती है। और फिर सुयांशी से कहता है तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं उसके पैसे मैंने दिए थे, मुझे मेरे कपड़े ही वापस चाहिए। और सुयांशी कपड़े निकालने लगती है और फिर उसको होश आता है कि ये क्या कर रही है। और फिर ये ज्ञान जी में एक जड़ देती है और देखते ही देखते इनके कुत्ते बिल्ली की लड़ाई प्यार में बदल जाती है और झपड़ कर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। और अब ज्ञान जी का डॉगी उसके पास होता है और ज्ञान जी को लगता है कि सुयांशी उसको टच कर रही है, लेकिन जब अपनी आंख खोलता है तो देखता है सुयांशी यहाँ पर नहीं है और इसे कल रात की कीमत दे गई है। और ये देखकर ज्ञान जी बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और अब ज्ञान जी और सुयांशी फिर से इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन तभी सुयांशी की आंख खुल जाती है और कह रही होती है आज 4 साल बाद भी मैं उसे क्यों नहीं भुला पा रही हूँ, उसके सपने क्यों आ रहे हैं। और आज कंपनी का नया प्रेसिडेंट आने वाला है, उसी के वेलकम के लिए सब यहाँ पर खड़े होते हैं और वो नया प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि ज्ञान जी है। और सुयांशी धीरे से अपनी थोड़ी सी गर्दन उठाकर नए प्रेसिडेंट को देखती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ ज्ञान जी इसे देख के मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन ज्ञान जी को देखकर सुयांशी को चक्कर आ जाते हैं और कह रही होती है हे भगवान आप कोई मजाक कर रहे हैं। और अब ज्ञान जी अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और उसका दोस्त कहता है तुमने घाटे में जा रही एक कंपनी को इतना महंगा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से खरीदा है ना। और ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे कब का बुला चुका हूँ। और फिर उसका दोस्त कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुमने अपने हाथ पर बने उस बदसूरत मेमने के टैटू को मिटवा दिया होगा। और अब ये चिढ़कर जल्दी से फोन कट कर देता है और फिर अपने हाथ पर बने उस टैटू को देखता है और याद करने लगता है जब सुयांशी ने इसके बर्थडे के लिए सारा इंतजाम खुद किया था और एक केक भी खुद बनाया था और उसके के ऊपर डिजाइन खुद बनाया था। और ज्ञान जी से कहता है तुमने सारा इंतजाम खुद किया है, खुद से केक बनाया है, मैं इस बर्थडे को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और फिर सुयांशी के छोड़ के चले जाने के बाद सिटी के सबसे अच्छे सबसे महंगे टैटू आर्टिस्ट को बुलाता है इस डिजाइन को अपने हाथ पे गुदवाने के लिए। और जब आर्टिस्ट टैटू बनाने वाला था इससे क्या लगता है क्या दर्द होगा, और आर्टिस्ट कहता है थोड़ा सा। और ये सुनकर ज्ञान जी अपने सेक्रेटरी का हाथ पकड़ लेता है और फिर जैसे ही आर्टिस्ट टैटू बनाना शुरू करता है दर्द के मारे इसका ये हाल होता है और फिर ये अपना दर्द बेचारे सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर देता है। और अब कह रहा होता है सुयांशी इस बार तुम मुझसे दूर नहीं भाग पाओगी। और अब सुयांशी अपनी कलीग दोस्त के साथ इसके ऑफिस में खड़ी होती है और ये डिसाइड करता है कि इन दोनों में से किसको अपनी सेक्रेटरी बनाएगा, और ये सुयांशी को चूज करता है। और सुयांशी कहती है मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ। और ये कहता है प्रेसिडेंट कौन है, मैं या तुम। फिर नैन्सी यहाँ से चली जाती है और सुयांशी अभी भी इसकी सेक्रेटरी बनने से मना कर रही होती है और ये कहता है ठीक है तुम्हें मेरी सेक्रेटरी नहीं बनना है तो जाओ जाकर अपना इस्तीफा दे दो। और इसकी बात तो सुनकर सुयांशी बुरी तरीके से इरिटेट हो जाती है और ऐसा लगता है कि सुयांशी इसको मारने वाली है। और फिर सुयांशी अपना आई कार्ड निकाल कर टेबल पर रख देती है और इसे कहने लगती है मैं जॉब छोड़ रही हूँ। और ये कहता है ठीक है, तुम अचानक से 1 महीने पहले बिना सूचना दिए जॉब छोड़ रही हो, इसका मतलब ये है तुम अनुबंध का उल्लंघन कर रही हो और इसके लिए तुम्हें पूरे 2 साल की सैलरी वापस करनी पड़ेगी। और छोड़कर सुयांशी कहती है तुम अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए। और ये कहता है हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। और सुयांशी वापस से आईडी कार्ड उठाते हुए कहती है तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे हमारे रिश्ते में थे। और ये कहता है हमारे बीच क्यों एक रिश्ता है बॉस और सेक्रेटरी का, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि हमारे बीच इसके अलावा कोई और भी रिश्ता हो। और ये सुयांशी की बहुत क्लोज आ गया था और सुयांशी इसे खुद से दूर कर रही होती है, लेकिन ये नहीं हट रहा था। और फिर सुयांशी इसके पैर में अपनी हील मार देती है और कहती है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनने को तैयार हूँ। और अब सुयांशी कार में होती है और उसके कार के पीछे ज्ञान जी की कार होती है और ज्ञान जी को सेक्रेटरी से पता चलता है
कि सुयांशी की कार एक इलेक्ट्रिक कार है और ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं होती है। पिछले महीने ही एक कार में आग लग गई थी और सेक्रेटरी के मुंह से ये बात सुनकर ज्ञानजी थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर अपनी गाड़ी को कस के पकड़ के बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है सुयांशी की कार में टक्कर मारने के लिए। और ड्राइवर कहता है आप ये क्या कह रहे हैं? और ये कहता है जल्दी वही करो जो मैंने करने के लिए कहा है, बस किसी को चोट न लगे। और अब ड्राइवर सुयांशी की कार को ठोक देता है और फिर सुयांशी जल्दी से कार से बाहर निकल के आती है और अपनी कार का बुरा हाल देखकर सेक्रेटरी पर चिल्लाने लगती है। और सेक्रेटरी कहता है मुझे माफ कर दीजिए और हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और इसके बदले में आपको एक नई कार दे देंगे। और मन में कहता है बॉस भी कमाल है, अगर किसी को नई कार देनी थी तो वैसे ही दे देते, टक्कर मरवाने की क्या जरूरत थी। मगर सुयांशी नई कार के लिए मना कर देती है और अब ज्ञानजी सामने आता है और उसे देखकर सुयांशी का मुंह बन जाता है और ज्ञानजी कहता है तुम्हें क्या लगता है हम नई कार अफोर्ड नहीं कर सकते? सुयांशी कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मेरी कार का बीमा है और मेरी कार बहुत टिकाऊ है। और इसकी बातें सुनकर ज्ञानजी कहता है इसका मतलब चोट अभी कम लगी है। और इसकी हरकतें देखकर सुयांशी कहती है तुम पागल हो गए हो। ज्ञानजी ड्राइवर से कहता है सुयांशी को बीच में से हटाने के लिए और फिर सुयांशी की कार को ठोक देता है और कार को ठोककर सुयांशी से कहता है कल सुबह मेरे ऑफिस में आकर नई कार की चाबी ले जाना। और अगर ये सुयांशी का बॉस ना होता तो सुयांशी अभी से पकड़ के मारती। और फिर ज्ञानजी सुयांशी का पीछा करता है और उसे पकड़ के कहने लगता है 4 साल पहले तुम मुझे एकदम से छोड़कर चली गई तो क्या तुम्हें मुझे उस बात की सफाई नहीं देनी चाहिए। और सुयांशी खुद को तो छुड़ा रही होती है लेकिन ये सुयांशी को नहीं छोड़ता और रोमांटिक मूड क्रिएट करने लगता है और सुयांशी भी किस करने के लिए तैयार थी। और अभी हंसने लगता है और सुयांशी से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ और किस करके कहूंगा? पिछले 4 सालों में मैं तुम्हें भुला नहीं पाया, दिन रात से तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ चुका हूँ। और इसकी बात का जवाब देती हुई सुयांशी कहती है वो तुम ही हो जो बार बार पास्ट की बातें उखाड़ रहे हो और ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। 4 साल पहले मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ और तुम मेरे लिए मरे के समान हो। और अब ज्ञानजी इसे सीरियस होकर पूछता है 4 साल पहले मेरी माँ ने तुम्हें पैसे दिए थे ना मुझे छोड़ने के लिए? और ये एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है तुम तो जानते ही हो मेरी माँ की डेथ जल्दी हो गई थी और मैं तुम्हारे साथ भी सिर्फ पैसों के लिए थी। और जब तुम्हारी माँ ने मुझे ऑफर किया तो मुझे डील अच्छी लगी और तुम्हारे संग रिश्ता तोड़ दिया। और इसकी बातें सुनकर ज्ञानजी कहता है तुम सच में बहुत निर्दयी हो। लेकिन अभी भी सुयांशी का पीछा करता है और उसे जलाने के लिए कहने लगता है इन 4 सालों में मैंने बहुत सारी अलग अलग लड़कियों के संग संबंध बनाए जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी थी। और इसकी बातें सुनकर सुयांशी कहती है बधाई हो, मैं दुआ करूंगी भविष्य में तुम्हारी ढेर सारी पत्नियां बच्चे और पोते पोतियां हो। और इसे लात मार के घर से निकाल देती है। चिढ़कर ज्ञानजी कहता है धोखा तुमने दिया, तुमने गलत किया। और अब ज्ञानजी को अपने कुत्ते चेरी की आवाज सुनाई देती है जो कि 4 साल पहले चोरी हो गया था और ये समझ जाता है कि चोर कौन है। और अब ऑफिस में इसका दोस्त इससे कह रहा होता है तो तुम कब वापस लाने की सोच रहे हो? और ये कहता है तुमसे किसने कहा कि मैं उसका पीछा करूंगा? और जावली कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बात तो समझ में आ गया है कि तुम 4 साल बाद भी उसकी चापलूसी करने को तैयार हो जिसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। और तुम्हारा जो कुत्ता खो गया था क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला? और ये कहता है मुझे कुत्ता चोर मिल गया है। और अब सुयांशी को 2 कॉफी लाने के लिए बोलता है और सुयांशी से कहती है मैं कॉफी लेके आऊं। और ये कड़के कहता है तुम नहीं तो और कौन? और इसके कड़ को देखकर जावली कहता है सच में तुम्हें बहुत हिम्मत है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से इस तरह से बात कर रहे हो। और ये कहता है क्यों नहीं, अब मैं उसका बॉस हूँ। और फिर जावली के साथ जाने के लिए कहता है और जावली कहता है लेकिन तुमने अभी भी 2 कॉफी मंगाई। और ज्ञानजी कहता है वो दोनों मैं अकेले ही पीऊंगा। और जावली कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तेरे सुंदर चेहरे की पिटाई लगे उस दिन मुझे मत बुलाना। और ये कहता है चिंता मत कर, वो मौका नहीं आएगा। और अब सुयांशी कॉफी लेके आती है और जावली भी सुयांशी को पहले से ही जानता है और ज्ञानजी को टीज करने के लिए इसे कहने लगता है क्या तुम मेरे संग कॉफी पर चलोगी? और सुयांशी भी इससे कह देती है ऑफिस खत्म होने के बाद चलेंगे। और अब ज्ञानजी जावली को यहाँ से भगा देता है और फिर सुयांशी को नई कार की चाबी देता है। और सुयांशी इससे कहती है लगता है आपका बहुत मन है मेरे ऊपर पैसे लुटाने का। और फिर मन में कहती है दोनों माँ बेटे एक ही जैसे हैं। और फिर उस पल को याद करने लगती है जब 4 साल पहले ज्ञानजी के माँ सुयांशी से मिलकर ज्ञानजी को छोड़ने के लिए इसको पैसे ऑफर करती है। मगर सुयांशी को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, इसीलिए इनके पैसे एक्सेप्ट नहीं करती और चेक को फाड़ देती है। और फिर माँ सुयांशी से कहती है तुम्हें सच में लगता है कि मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा? और फिर एक लड़की को वीडियो कॉल करती है जिसके साथ इन्होंने ज्ञानजी की शादी पक्की की है और ज्ञानजी इसी लड़की के साथ होता है। और ये देखकर सुयांशी जल्दी से ज्ञानजी को फोन लगाती है और ज्ञानजी इसको झूठ बोल देता है कि वो इस समय कहाँ पर है। और सुयांशी तुरंत फोन काट देती है और फिर ज्ञानजी की माँ से कहती है तुम्हें समझ में आ गया ना, मेरा बेटा ऊंचे घराने से है, इसीलिए वो शादी भी ऊंचे घराने में करेगा जिससे उसके बिजनेस को फायदा हो। और तुम जैसी लड़कियां सिर्फ उसका दिल बहलाने के लिए हैं। और इसी गलतफहमी की वजह से सुयांशी ज्ञानजी से रिश्ता तोड़ लेती है और अब ज्ञानजी से नई कार की चाबी नहीं लेती और उसे कह देती है
बीमा कंपनी ने मेरे नुकसान की भरपाई कर दी है, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाहर आकर खुद से कहती है, शिवांशी इसके झांसे में मत आना, ये बस तुझे अपने टाइम पास के लिए एक पेट की तरह यूज करना चाहता है। और अब शिवांशी खुशी मना रही होती है, ऑफिस आवर खत्म हो गया। तभी इसे ज्ञान जी का फोन आ जाता है और काम के लिए ऑफिस में बुलाने लगता है। और फिर इसके सारी कलीग इसको बेस्ट ऑफ लक बोल के चले जाते हैं। और ज्ञान जी से कहता है, अपने कपड़े बदल लो, हमें क्लाइंट से मिलने जाना है। और शिवांशी से कहती है, मैंने ऑलरेडी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। और ये कहता है, बिल्कुल ओल्ड फैशन है, बूढ़ी आंटी की तरह लग रही हो। और शिवांशी से कहती है, आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, क्लाइंट से मिलने के लिए मेरी ड्रेस एकदम परफेक्ट है। और ज्ञान जी इसके पास अगर कहता है, तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी ड्रेस बदलने में तुम्हारी हेल्प करूं। और अब शिवांशी कपड़े बदलने के लिए जाने लगती है, मगर ये उसको पकड़ लेता है और यहीं पर कपड़े बदलने के लिए बोलता है। और शिवांशी कहती है, क्या बकवास कर रहे हो। और ये कहता है, तुम यही कपड़े बदलो, मैं बाहर जाता हूँ। और शिवांशी के चेंज कर लेने का ये अंदर आता है और पता नहीं कि इसे कैसे पता कि शिवांशी अपने कपड़ों की चेन नहीं लगा पाई है। और फिर शिवांशी को खुद को टाई पहनाने के लिए बोलता है। और ज्ञान जी ने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि जब भी शिवांशी इसको टाई पहनाया करती थी, इससे कहती थी, हमारी पढ़ाई हो जाने के बाद हम शादी कर लेंगे और फिर जब तुम ऑफिस जाया करोगे, मैं तुम्हें इसी तरीके से टाई बांधा करूंगी। और ये दोनों ही अपने बीते पलों को याद कर रहे होते हैं। और अब शिवांशी देखती है उसके गले में नेकलेस नहीं है और परेशान होकर नेकलेस को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। और फिर ज्ञान जी इसके पास आता है और ऐसे परेशान देखकर कहने लगता है, कुछ ढूंढ रही हो क्या। और ये कहती है, हाँ मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा। और ज्ञान जी कहता है, इतनी ज्यादा परेशान हो क्या, वो नेकलेस बहुत ज्यादा महंगा था। और ये कहती है, वो नेकलेस मेरे लिए बहुत ज्यादा खास था, किसी बहुत ही स्पेशल ने मुझे दिया था। और इसकी बात सुनकर ज्ञान जी कहता है, क्या वो इंसान तुमसे प्यार करता है। और ये कहती है, हाँ बहुत ज्यादा। और अब ज्ञान जी चिढ़कर इसके पर्स को टेबल पर पटक देता है और कहने लगता है, जल्दी करो, देर हो रही है। और अब होटल में शिवांशी देखती है कि ज्ञान जी किसी लड़की से बात कर रहा है और ये लड़की वही वीडियो कॉल वाली लड़की है जो फोन पर माँ से कह रही होती है, मैं और ज्ञान जी शादी के कपड़े ट्राई कर रहे हैं। और इसीलिए शिवांशी को लगता है कि ज्ञान जी मैरिड है और ये इसकी वाइफ। और यहाँ इन दोनों को साथ देखकर कहने लगती है, तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। मगर सच्चाई ये है कि ज्ञान जी अपनी माँ से नाराज है और पिछले 4 सालों से उनसे नहीं मिला है। और जूली ज्ञान जी को ज्ञान दे रही होती है, सब कुछ भुलाकर माँ को माफ कर दो और उनसे एक बार मिल लो। और ये कहता है, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और शिवांशी अपसेट होकर चली जाती है और शिवांशी के जाते ही ज्ञान जी जूली को इग्नोर करके चला जाता है। और उसे शिवांशी का मैसेज आता है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। और शिवांशी का मैसेज देखकर ज्ञान जी को लगता है कि शिवांशी उस नेकलेस के ना मिलने की वजह से परेशान है, इसीलिए रात को वापस ऑफिस आकर नेकलेस को ढूंढता है और उसे नेकलेस मिल जाता है। और नेकलेस को देखकर कहने लगता है, मैंने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दिए, उनमें से तुम्हारे पास एक भी नहीं है और तुम इस बेकार से नेकलेस के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो गई। और फिर नेकलेस को डस्टबिन में फेंक देता है और फिर कुछ सोच के वापस निकाल लेता है और कहने लगता है, शिवांशी तुम्हें पैसे पसंद है ना, तब तो मेरे पास कितने सारे पैसे हैं, तो फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। और फिर उस पल को याद करने लगता है जब शिवांशी इसको छोड़कर चली गई थी। और फिर इसकी माँ इसके पास आती है, मगर ये माँ को इग्नोर करके केवल शिवांशी को फोन लगा रहा होता है। और माँ कहती है, वो फोन नहीं उठाएगी। और माँ की बातों से ये समझ जाता है सब कुछ इनका किया धरा है। और ये माँ से कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरी जिंदगी में दखल ना दे, मैं आपके यहाँ से कठपुतली नहीं हूँ। लेकिन माँ इसके गाल में जड़ देती है और कहने लगती है, जरा देखो खुद को, उस लड़की की वजह से अपना क्या हाल बना लिया है। और अब मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ, या तो तुम जूली से शादी करके बिजनेस संभालो और खानदान के वारिस बन जाओ, या फिर फैमिली को छोड़ दो। और अब ज्ञान जी शिवांशी को ऑफिस में बुलाकर इसको नेकलेस वापस कर देता है और कह रहा होता है, सुबह सफाई करते हुए हेल्पर को मिला और क्या है नेकलेस तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है। और ये कहती है, नहीं पापा ने। और ये बात सुनकर ज्ञान जी के चेहरे पर थोड़ा सुकून आ जाता है और फिर कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और शिवांशी चिल्लाते हुए कहती है, ऑफ कोर्स है, तुमसे मतलब। और फिर ये जल्दी से उठकर शिवांशी को दवाई देता है और कहने लगता है, तुम्हें हमेशा गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, कल रात को भी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए दवाई खा लो। और जैसे ही शिवांशी दवा खा रही होती है, ये इससे पूछ लेता है, क्या तुमने उसके संग संबंध बनाए। और दवा और पानी शिवांशी के पेट में जाने की जगह बाहर आ जाते हैं और इससे कहती है, क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन ये फिर से वही बात बोल देता है और शिवांशी कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया है और तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं कि तुम इस तरह के सवाल करो। और ये कहता है, तुम्हारे शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं जो मैंने देखा नहीं, तो फिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। और इरिटेट होते हुए शिवांशी कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो। और अब ज्ञान जी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ और तुम जानती हो जब मैं पागल हो जाता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे सवाल का जवाब दो। और ये कह देती है, हाँ मेरा किसी के साथ भी कोई भी संबंध नहीं है। और ये कहता है, इसका मतलब है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और ये कहती है, नहीं है तो हो जाएगा, मैं डेट भी करूंगी और शादी भी और बच्चे भी। और ये कहता है, तो फिर मुझे डेट कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे। और ज्ञान जी की बातें सुनकर शिवांशी कहती है, आखिर तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये कहता है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी तो मुझे 4 साल पहले छोड़ के जा चुकी है।
और अब काम की वजह से नैन्सी भी यहाँ आती है और इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर इसके तोते उड़ जाते हैं। और ज्ञानजी से कहता है, क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता? अरे कहती है, दरवाजा खुला हुआ था। और फिर ज्ञानजी के सामने ही सुयांसी से पूछने लगती है, आखिर तुम्हारा बॉस का रिश्ता क्या है? और सुयांसी कुछ कहती उससे पहले ही ज्ञानजी कह देता है, मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। और ये बात सुनकर नैन्सी थोड़ी शॉक हो जाती है और हमारी नैन्सी कुछ ज्यादा ही भोली है और ज्ञानजी के सामने कह देती है, लेकिन इसने तो कहा था कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड मर चुका है। और अब सुयांसी जल्दी से नैन्सी का मुंह पकड़ के ऑफिस से बाहर ले आती है और अब ये दोनों इसे घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं, इसका मतलब तुम्हारा वो 4 साल वाला प्रेमी कोई और नहीं हमारा बॉस है। और सुयांसी कहती है, जरा धीरे बोलो। और फिर जैंग कहता है, सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो, बॉस जितने ज्यादा हैंडसम है उतना ही ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। और ये कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रहा था और नैन्सी से कहती है, अपनी लार पहुंच ले। और अब ज्ञान जी देखता है सुयांसी अपनी टेबल पर नहीं है और उन दोनों से पूछने लगता है और जैंग कह देता है, उसका कुत्ता बीमार है, इसे डॉक्टर के पास ले गई है। और नैन्सी इसके पैर में लाद देती है और फिर ये कहने लगता है, नहीं नहीं सुयांसी बीमार है। और नैन्सी फिर से इसके पैर में लाद देती है और अभी नीचे गिर पड़ता है और कहने लगता है, बॉस अब मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। और अब ज्ञान जी सुयांसी के घर आता है और ऐसे कुत्ते के साथ साथ एक आदमी से देख लेता है और जल मुझे राख हो जाता है और सुयांसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देता है, इसने मेरा कुत्ता चुराया। और अब ये दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं और ये लड़का सुयांसी का कजन है। और सुयांसी पुलिस वालों से कह रही होती है, ये मेरा कुत्ता है। और पुलिस वाले कहते हैं, अगर ये तुम्हारा कुत्ता है तो तुम्हारे पास इसके कागज भी होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर ज्ञान जी कुत्ते के कागज लेके आ जाता है और कुत्ता भी ज्ञान जी से चिपक रहा होता है और सुयांसी को सुनाकर कह रहा होता है, बेचारा मेरा कुत्ता पता नहीं पिछले 4 सालों से गरीब लोगों के साथ गरीबी में कैसे जिया होगा। और सुयांसी का कजन इसको समझाता है, तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें दूसरा कुत्ता ला दूंगा। और ये देखकर ज्ञान जी बुरी तरीके से जल रहा होता है और अगर ये जगह पुलिस स्टेशन ना होती तो सुयांसी इसे पक्का मारती। और जब सुयांसी जाने लगती है तो ये कहने लगता है, रुको, ये इतने दिन से तुम्हारे साथ रहा है, इसीलिए मेरे साथ ढलने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास इसका जो भी सामान है वो तो मुझे दे दो। और सुयांसी कहती है, मैं डिलीवर कर दूंगी। और ये कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद ले चलता हूँ। और अब घर पर सुयांसी से कह रहा होता है, सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, इसीलिए 4 साल पहले तुमने मेरे कुत्ते को चुरा लिया था। और सुयांसी इसे इसके कुत्ते को सामान सहित बाहर फेंक देती है और ये चेरी से कहता है, देखो अपनी माँ को, इसे तुम्हारी और तुम्हारे फादर की जरा भी चिंता नहीं है। और अब सुयांसी बहुत ही ज्यादा उदास होती है और इसका भाई इसको दिलासा दे रहा होता है। और 4 साल पहले जब सुयांसी ने ज्ञान जी के साथ ब्रेकअप किया था तब सुयांसी के फादर बहुत ही ज्यादा बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे और सर्जरी होने के बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई थी। और उस सब की वजह से सुयांसी बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। और अब सुयांसी का कजन और उसकी वाइफ सुयांसी से मिलने के लिए आते हैं और यहीं पर ज्ञान जी भी होता है और इन दोनों को साथ देखकर सुयांसी के कजन को गलत समझ लेता है और इसे लगता है कि ये सुयांसी को धोखा दे रहा है और जाकर सुयांसी के कजन में एक मुक्का देता है। और सुयांसी ने भी ये सब कुछ देख लिया था और ज्ञान जी के ऊपर चिल्ला रही होती है और ज्ञान जी कहता है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम अभी तक इसकी साइड ले रही हो। और फिर से सुयांसी के कजन को मारने वाला था और फिर सुयांसी इसको बता देती है, ये मेरा कजन है और ये इसकी वाइफ। और ये बात जानकर ज्ञान जी का चेहरा सूख जाता है और फिर झुककर इन दोनों से माफी मांगने लगता है, लेकिन इसने सुयांसी के कजन को मारा है। इस वजह से सुयांसी को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसे कहती है, तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो? और ज्ञान जी इसको समझाना चाहता है और सुयांसी कहती है, मुझे छूना मत, पिछले 4 साल से तुम कभी मेरे सामने नहीं आए और अब अचानक से प्रकट हो गए और आखिर तुम मेरी चिंता करने का दिखावा क्यों कर रहे हो? और तुमने तो मेरा कुत्ता ही मुझसे छीन लिया। और ज्ञान जी कहता है, क्या इसमें तुम्हारी गलती नहीं है? 4 साल पहले तुम बिना बताए अचानक से गायब हो गई। और ये कहती, हाँ सब मेरी गलती है और इसीलिए अब मैं तुमसे बैक कर रही हूँ, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ पहले की तरह। और ज्ञान जी सुयांसी से बात करना चाहता है लेकिन सुयांसी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए सुयांसी का कजन ज्ञान जी को समझाता है, अभी तुम यहाँ से जाओ। और फिर ज्ञान जी के जाने के बाद सुयांसी को समझाता है, मुझे लगता है कि वो तुमसे आज ही प्यार करता है। और ये कहती है, प्यार है या फिर नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक बार कुछ खत्म हो जाता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और अब जूली ज्ञान जी के ऑफिस में होती है और ज्ञान जी से चिपकने की कोशिश करती है लेकिन ज्ञान जी से इग्नोर कर देता है और इससे कहता है, इस तरह की असली हरकतें मेरे ऑफिस में अलाउ नहीं है। और ये चिढ़कर कहने लगती है, तुम ये सब कुछ उस सुयांसी की वजह से कर रहे हो, आखिर उसमें ऐसा है क्या जो तुम उसे पिछले 4 सालों से भुला नहीं पा रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो? और सुयांसी को गाली दे रही होती है और ज्ञान जी से कहता है, शुक्र मनाओ मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुमने अगली बार सुयांसी के लिए इस तरह के शब्दों का यूज किया तो तुम पर हाथ उठाने का मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। और ज्ञान जी की बातें सुनकर जूली बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और इसे कहने लगती है, इसका मतलब ये है कि तुम चाहते हो सी परिवार तुम्हारे बिजनेस में निवेश ना करे। ज्ञान जी, सुयांसी से शादी करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा और यदि मुझसे शादी करते हो तो तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। और ज्ञान जी कहता है, फायदा और नुकसान का मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ एक इंसान है और वो है सुयांसी और उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, वो है, वो थी और वो हमेशा रहेगी। और फिर काम की वजह से सुयांसी यहाँ पर आती है लेकिन जूली को देखकर वापस जाने लगती है
लेकिन ज्ञान जी इसे अंदर आने को बोलता है और सूर्यांशी को देखकर जूली कहने लगती है, इसकी इतनी हिम्मत कि अब ये तुम्हारा पीछा करते करते ऑफिस तक भी पहुंच गई है। मैं भी जाकर आंटी को बताऊंगी, वो इसे अच्छा सबक सिखाएंगी। और सूर्यांशी कहती है, मिस्टर ज्ञान जी के साथ मेरा रिश्ता 4 साल पहले ही टूट गया था और मैं यहाँ सिर्फ जॉब करती हूँ, इसीलिए अपने आपसी झगड़े में मुझे बीच में ना घसीटे। और सूर्यांशी के जवाब से चिढ़कर जूली इसके ऊपर हाथ उठा देती है, लेकिन ज्ञान जी जूली का हाथ पकड़ लेता है और फिर इसे झटकते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से। और किसी आकर जूली सूर्यांशी से कहती है, बस तू थोड़ा इंतजार कर। और ज्ञान जी जूली से कहता है, नौटंकी कहीं की। और फिर सूर्यांशी से कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाला, तो क्या तुम मुझे इसका इनाम नहीं दोगी? और सूर्यांशी कहती है, ज्ञान जी तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? भूल गए कल रात क्या हुआ था? और ज्ञान जी कहता है, हाँ, मैंने सब कुछ भुलाकर तुम्हें माफ कर दिया। मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ लोगों का दिल बहुत छोटा है, छोटी छोटी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। और सूर्यांशी इससे हर बात गुस्से में कह रही होती है, लेकिन ये हर बात को मजाक में टाल देता है। और फिर किसी अगर सूर्यांशी कहती है, मुझे लगता है मर जाना ठीक होगा। और बरड़ होकर ये कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और धक्का देकर सूर्यांशी कहती है, मैं तुम्हारी बात कर रही थी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन ज्ञान जी तो प्यार में बिल्कुल बेशरम और पागल है। और सूर्यांशी से कहती है, तुम शादीशुदा हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे पति पत्नी के बीच में आने वाली दूसरी औरत कहें। और ज्ञान जी कहता है, काहे की दूसरी औरत? मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा और जूली का कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें जलन हो रही है? और यदि तुम पर कोई हाथ उठाता है तो तुम्हें पलट कर उसे मारना चाहिए। मगर लगता है तुम्हारी दादागिरी सिर्फ मेरे ऊपर ही चलती है। और तुमने खुद कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद हम शादी कर लेंगे, लेकिन तुम अचानक से गायब हो गई, और तो और मेरा कुत्ता भी चुरा लिया। और ये दोनों फिर से चेरी को लेकर और पुरानी बातों को उखाड़कर फिर से लड़ने लगते हैं। और अब काम खत्म हो जाने के बाद सारे कलीग क्लब में जाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन सूर्यांशी मना कर रही होती है, इसे ओवर टाइम करना है। मगर कलीग इसे फोर्स करने लगते हैं और कलीग्स पे फोर्स करने की वजह से ये जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर ज्ञान जी भी आ जाता है और इसे पता चल जाता है ये सभी लोग क्लब जा रहे हैं और साथ में सूर्यांशी भी। और मन में कह रहा होता है, मेरे पास बाहर चलने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कलीग्स के साथ पार्टी करने के लिए इसके पास टाइम है। और फिर ये भी इन लोगों के साथ क्लब आता है और अब इन लोगों की पार्टी ऐसी थी जैसे कोई मातम। और फिर एक लड़की हिम्मत करके इससे पूछती है, बॉस क्या हम लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेल सकते हैं? और वो तो सबसे पहले ज्ञान जी के सामने ही रुकती है। और फिर ये लोग ज्ञान जी से सवाल करते हैं, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है? और सूर्यांशी को चढ़ाने के लिए ज्ञान जी कहता है, मुझे लंबी टांगों वाली और पतली कमर वाली लड़कियां बहुत पसंद है, सेक्रेटरी सूर्यांशी जैसी छोटी टांगों वाली लड़कियां पसंद नहीं है। और अब सेकंड टाइम में बोतल का मुख सूर्यांशी की तरफ आता है और अब सूर्यांशी से सवाल पूछा जाता है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? और सूर्यांशी कहती है, सिर्फ एक। और एक सुनकर ज्ञान जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि ये सिर्फ मेरी है। और फिर कभी सूर्यांशी से पूछते हैं, आखिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया? और सूर्यांशी कहती है, क्योंकि वो बिस्तर में अच्छा नहीं था। और अब ज्ञान जी के मन में बम फूट रहे होते हैं और जले पर नमक छिड़कने के लिए ये लड़की बोल देती है, बिल्कुल सही किया। मेरी माँ कहती है, जो आदमी बिस्तर में अच्छा नहीं होता वो किसी भी काम का नहीं होता। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये दोनों बेचारे सच्चाई जानते हैं। और अब तीसरी बार में बोतल का मुंह इस लड़की की तरफ आता है और सब इससे पूछते हैं, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? और ये कहता है, हाँ। और फिर इससे पूछने लगते हैं, वो लड़की कौन है? और ये कह देता है, सूर्यांशी। और अब तो सब इसे फोर्स करने लगते हैं कि यहीं पर सूर्यांशी को प्रपोज करो। और फिर सबके फोर्स करने पर ये लड़का सूर्यांशी को प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी ज्ञान जी उठकर जाता है और ये दोनों कहते हैं, बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है, हमें नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर ज्ञान जी लाइट बंद कर देता है और ये लड़का सूर्यांशी को प्रपोज नहीं कर पाता और सबका मूड खराब हो जाता है और कह रहे होते हैं, पूरे क्लब की लाइट है, लेकिन बस हमारे ही रूम की लाइट पता नहीं क्यों चली गई। और ये लड़का सूर्यांशी को घर छोड़ना चाहता है और ज्ञान जी से कह देता है, मुझे अभी अपनी सेक्रेटरी से काम के बारे में बात करनी है। और फिर ज्ञान जी से घर छोड़ने की बोलता है, लेकिन ये मना कर देती है। और फिर ज्ञान जी जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ के ले जाता है, लेकिन सूर्यांशी गाड़ी में नहीं बैठ रही होती। और ज्ञान जी से कहता है, तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाऊं? और अब सूर्यांशी कार में बैठ जाती है और अब ज्ञान जी से कहता है, क्या इन 4 सालों में तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आई? और अपने ओठ दबाते हुए ये कहती है, नहीं। और फिर ज्ञान जी कहता है, तुम जब भी झूठ बोलती हो तो उससे पहले अपने ओठ दबाती हो, लेकिन शायद तुम्हें तुम्हारी अपनी जात के बारे में खुद नहीं पता। लेकिन सूर्यांशी अब भी अग्री नहीं होती और ये कहता है, जिद्दी। और फिर सूर्यांशी को लगता है कि ज्ञान जी इसके क्लोज आ रहा है, लेकिन ज्ञान जी तो इसकी सीट बेल्ट लगा रहा होता है और फिर सीट बेल्ट लगाकर कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारी याद हर दिन हर पल आई। और इसे दिन घंटे महीने गिनवाने लगता है और फिर सूर्यांशी को किस करने लगता है, लेकिन आज सूर्यांशी भी इसको नहीं रोक रही थी। और फिर किस करने के बाद कहता है, इस बार मुझे खुद से दूर मत करना। और तभी ज्ञान जी को इसके घर से फोन आ जाता है और सूर्यांशी मन में कहती है, भले ही ये आज ही मुझसे सच्चा प्यार करता हो, लेकिन इसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें कभी एक नहीं होने देंगे। हमारे बीच बहुत ही गहरी खाई है, हम कभी एक नहीं हो सकते। और फिर से ज्ञान जी को खुद से दूर कर देती है और ज्ञान जी से कहता है, तुम मुझे बार बार खुद से दूर क्यों धकेलती रहती हो? और ये कहती है, मैं थक गई हूँ, घर जाना चाहती हूँ।
और अब ऑफिस में ये लड़का श्रेयांशी के लिए केक लेके आता है, लेकिन श्रेयांशी लेने से मना कर रही होती है और फिर ये नैन्सी को इशारा करता है और फिर नैन्सी श्रेयांशी को केक लेने के लिए बोलती है और श्रेयांशी केक ले लेती है और ये सब कुछ ज्ञान जी भी देख रहा होता है और कह रहा होता है मुझ पर दादागिरी और सबके साथ इतनी दयालु। और फिर फोन कर श्रेयांशी को ऑफिस में बुलाता है और उससे कहने लगता है कॉफी ठंडी हो गई है, इसे दोबारा गर्म करके लाओ। और श्रेयांशी को परेशान करने के लिए ऐसे ही बार बार फोन करके किसी न किसी काम के बहाने ऑफिस में बुलाता रहता है। मूवी पार्ट 2 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।